हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न्यूज़ ब्रीफिंग करेंगे हम आज 1 जुलाई 2021 की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज डॉक्टर्स डे है और पूरे देश में ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डॉक्टर्स को जो बधाई दी है और ये बधाई देते हुए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि जो भारत में जो मेडिसिन का जो लेवल है वो बहुत ही उच्च स्तर का है और इस प्लैनेट को हेल्दियर बनाने में जो मेडिकल के लोग हैं वो अपना योगदान देते हैं, वो भी बहुत ही सराहनीय है। ऐसी बात प्रधानमंत्री ने अपने इस ट्वीट में कही है और साथ ही ये बात भी कही है कि मन की बात में यह बात उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले 2 वर्षों से या यूँ कहें कि 1.5 वर्षों से जो महामारी चल रही है उस महामारी में अपने दिलो जान से कार्य कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना वो देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी तो इनको अप्रिशिएट किया था। और दोस्तों, ये बात वाकई में सच भी है और देश के लोगों की जो मरीज़ थे महामारी के उनकी सेवा करते करते उनको ठीक करते करते कई तो डॉक्टर्स भी इस बीमारी के जकड़ में आए थे और उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा किस्सा भी देखने को मिला था। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सराहनीय कार्य उन्होंने इस महामारी में किया है और इस डॉक्टर्स डे पे सिविल सर्विसेज हब की तरफ से सभी डॉक्टर्स को हम बधाई देते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार की महामारी में उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया और लगातार कार्य किया और इस देश को जो महामारी की दशा में और बुरी स्थिति पनप सकती थी उस स्थिति से हमें दूर रखा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे डायरेक्शन दी है और यह कहा है कि जो आपको कंपनसेशन देना है कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मरीज़ थे जिनकी डेथ हुई या जिन्हें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया देंगे आप। और इसके लिए जो गाइडलाइन तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को जो टाइम दिया है वो 6 वीक्स का दिया है। 6 सप्ताह में जो एनडीएमए है उसे यह गाइडलाइन तैयार करनी है और 6 सप्ताहों में गाइडलाइन तैयार करके और जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मरीज़ थे या जिनकी भी डेथ हुई या जो भी कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होंगे उन्हें यह कंपनसेशन देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि जो एनडीएमए में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई कैजुअलिटी होती है या कोई डेथ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली 4 लाख का कंपनसेशन देने की बात कही गई है। लेकिन हाल ही में जो केंद्र सरकार ने कोविड-19 के संबंध में यह कहा था कि हम इस महामारी में वो जो कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते हैं और जो ये महामारी है वो एक डिज़ास्टर का रूप नहीं है और ये बार बार आने वाली चीज़ है। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने सिरे से इस बात को नकार दिया था कि वो किसी प्रकार का कंपनसेशन देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एनडीएमए को बाउंड कर दिया है और 6 सप्ताह का जो है उन्हें टाइम दिया है गाइडलाइन बनाने के लिए और कोविड-19 के जो विक्टिम्स हैं उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो स्टेट्स हैं जो राज्य हैं उन राज्यों में जो भी कंपनसेशन अलग से दिया जा रहा है उस पर भी आप किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे और जो स्टेट अगर अपने कोटे से अगर किसी को कोई कंपनसेशन देता है अपने राज्य के लोगों को अलग से तो वो भी कंपनसेशन दे सकता है, उसे भी आप रोक नहीं सकते। तो ऐसी गाइडलाइन एनडीएमए को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो बात की गई है वो सीजीआई के द्वारा एक कंसर्न उठाया गया है जो पॉलिटिक्स और इलेक्शन से रिलेटेड है। दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जब भी पब्लिक किसी भी रूलर से या जो भी कोई शासक होता है उस शासक से परेशान होती है
तो इलेक्शन के टाइम पे उसे जो सत्ता है उससे बाहर कर दिया जाता है वोटर्स के द्वारा। लेकिन सत्ता से बाहर करने पर भी जो उनका जो जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है और उनके द्वारा भी वही स्थिति पैदा की जाती है जो कि हाल ही में हमारे देश में चलती आ रही है। इन्होंने यह भी बताया है कि जो जनरल इलेक्शन अभी तक हुए हैं उसमें हर इलेक्शन में जब पब्लिक परेशान हो जाती है किसी भी रूलर से तो उसे वोटिंग के द्वारा उसे चेंज कर देती है और 50% से ज़्यादा ऐसा हर असेंबली या पार्लियामेंट के केस में देखा जाए तो होता है। लेकिन फिर भी जो देश के हालात हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं और उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने वाले जो लोग हैं, पॉलिटिकली जो अप्रोच रखने वाले लोग हैं और जो पॉलिटिक्स में के ज़रिए जो भी लेजिस्लेचर में आते हैं उन लोगों को ही मैक्सिमम फ़ायदा मिल पाता है। ऐसी बात जो सीजीआई ने कही है और कहा है कि जो टोटल फ्रीडम अभी किसी भी जुडिशरी को नहीं प्राप्त है वो टोटल फ्रीडम जुडिशरी को देने की बात कही गई है, जिससे कि हर रूल पे और किसी भी डिसीजन पे जो गवर्नमेंट लेती है उस डिसीजन पर जुडिशरी की पावर हो, जिससे कि वो उस सिस्टम को या अगर वो देश के लोगों के हित के अगर विरुद्ध में है तो उसे नीचे ला सके, स्ट्रक डाउन कर सके। तो ऐसी बात सीजीआई ने एक कंसर्न में कही है। दोस्तों इस जो ये इन्होंने जो कंसर्न अभी उठाया है इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 50 वर्ड में आप ये लिख के बताइए कि आपके ऊपर इस कंसर्न के ऊपर आपकी क्या राय है। और बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में वापस से एक फरमान सुनाया था, जिस फरमान में जो नर्सेज होते हैं उनके इक्विवेलेंट किसी आदमी को ट्रेनिंग देके, किसी पर्सन को ट्रेनिंग देकर उनसे ब्लड प्रेशर और इंजेक्शन और जो ड्रिप वगैरह चढ़ानी होती हैं उनका जो छोटा मोटा काम है उनके द्वारा उसे कराया जाएगा और 5000 लोगों की समथिंग इसमें भर्ती की जाएगी। ये देखिए, जो लोग ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकेंगे और मेडिसिन कैसे इंजेक्ट करते हैं उसे मेजर कर सकेंगे। 2 वीक का जो इनका ये इस ट्रेनिंग सेशन का टाइम होगा और 5000 लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा, जिसमें से 500 लोगों का जो एक फ़र्स्ट बैच है वो स्टार्ट भी हो चुका है। इसके विरुद्ध जो ये नर्सेज की जो एसोसिएशन है दिल्ली में उसने बोला है कि अगर आपने ये नहीं रोका तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो इंजेक्शन देने का जो प्रोसेस है और इंजेक्टेबल देने का जो प्रोसेस है वो हाईली ट्रेंड प्रोसेस है और उसमें एक एक्सपीरियंस जो आदमी होता है उसकी ज़रूरत होती है। अगर कोई इंजेक्शन कभी गलत लगा दिया जाए या किसी और वेन में या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनके द्वारा हो जाए तो इस प्रकार की घटना से किसी की मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कोर्स है नर्सिंग का वो 3 से 4 साल का कोर्स है और जिसे आप 2 वीक में नहीं समेट सकते हैं और 2 वीक में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की जो नॉलेज है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसा में जो मरीज़ हैं उनकी जान से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और इस प्रकार का प्रोसेस उन्होंने बहुत बेहद ही गलत बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि इस प्रकार का प्रोसेस अगर रोका नहीं गया तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। दोस्तों ये जो बात है वो सही कही गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कार्य इन जो ट्रेनी हैं उनके द्वारा कराया जा सकता है, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर का कार्य है वो कराया जा सकता है। तो ऑक्सीजन मेजरमेंट का जो कार्य है वो कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर जैसे ग्लूकोज मेजरमेंट का है वो कराया जा सकता है। लेकिन अगर इंजेक्शन देने की बात है और कोई भी इंजेक्टेबल्स इनकी बॉडी में देने की बात है, वहाँ ये प्रोसेस एक ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स ब्लड से रिलेटेड प्रोसेस है और ब्लड से रिलेटेड प्रोसेस में इंजेक्शन लगवाना एक एक्सपीरियंस आदमी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम कभी ऐसी लैब में अपने ब्लड सैंपल देने या किसी और कार्य को करने चले जाते हैं तो वहाँ पर जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक बार
वेन को पंचर करने के बाद में दूसरी बार वेन को पंचर कर देते हैं, और कई कई लोग तो 3 बार भी पंचर कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वेन नहीं मिलती या तो ब्लड नहीं मिलता। ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल का ही काम है। इस प्रकार का काम इनके द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए, जो कि मरीज़ की जान से खिलवाड़ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का ये नर्सिंग यूनियन का यह कहना है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों देखिए, ट्विटर की जो भारत के कानून के साथ में जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो रही है और नए नए रूप लेकर सामने आ रही है। वो कहते हैं ना कि आपके तो दिनमान ही ख़राब चल रहे हैं, वैसी स्थिति ट्विटर के साथ में हो गई है। हाल ही में एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट के कारण ट्विटर को नोटिस भेजा गया है और उसके खिलाफ़ एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है उसके खिलाफ़ यह केस रखा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है और डाला जाता है, तो ऐसी बात इसमें एफआईआर में कही गई है। और एनसीपीसी जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, उसके द्वारा भी एक एफआईआर और रिलेवेंट इंडियन पेनल कोड की जो धाराएं हैं उसके साथ में एक एफआईआर पेश की गई है। और पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत भी इसमें जो हैं वो धाराएं लगाई गई हैं। ऐसे में जो दूसरी तरफ ट्विटर का जो स्पोक पर्सन हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह बताया है कि जो ट्विटर की पॉलिसी हैं वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ऐसा कोई भी कंटेंट हम अपने ट्विटर पर नहीं रहने देते हैं। और इस प्रकार का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन इसके विपरीत जो पुलिस ने अपने जवाब में कहा है उसने कि जो चाइल्ड अब्यूज़ और पोर्नोग्राफी का जो कंटेंट है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इसकी वजह से ही जो एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम, जो नई नई प्रॉब्लम है वो ट्विटर के साथ में रोज़ वापस बार बार आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ट्विटर के वाकई में जो टाइम है इनका ख़राब चल रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो कर्नाटक की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है NLSIU, इसने कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं, कर्नाटका की जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ का डोमिसाइल जिनको प्राप्त है, उनको 25% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि जो नेशनल लॉ स्कूल है वो एक एडवांस स्कूल है लॉ के फील्ड में, और इसकी बहुत ही अच्छी मान्यता है भारत देश में। तो इसके लिए 25% जो सीट्स हैं वो कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व की गई हैं। और इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो 10 साल की एजुकेशन उनकी कर्नाटका में ही होनी चाहिए, वो ही रिजर्वेशन के लिए पात्र होंगे और कर्नाटका के जो रेजिडेंट हैं वो माने जाएंगे। 10 साल की पढ़ाई उनकी कर्नाटका में होनी चाहिए। और इसमें जो BA LLB ऑनर्स हैं और LLM का जो प्रोग्राम है वो इसमें शामिल है दोनों ही। और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन लगाई गई है वो क्लैट 2021 के एप्लीकेशन के अनुसार ही लगाई गई हैं, बाकी जो शर्तें हैं। इसके अलावा जो देखेंगे आप तो 120 जो सीट्स हैं वो BA LLB ऑनर्स की हैं। इसमें से जो 30 सीट हैं वो कर्नाटका के लिए रिज़र्व हो जाएंगी। और इसके अलावा जो 50 सीट जो LLM की हैं उसमें 13 सीटें हैं वो कर्नाटका के लिए रिज़र्व हो जाएंगी। तो ऐसी बात कर्नाटका ने जो NLSIU ने अभी एक सर्कुलर जारी करके कही है। और इसके विपरीत आपको याद दिला दें कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने जब नेशनल लॉ स्कूल ने ये अमेंडमेंट एक्ट जारी किया था 2020 में, तो उसे स्ट्रक डाउन किया था। इसका मतलब उसे जो खारिज कर दिया था, उसे मना कर दिया था इस लॉ को वैलिडिटी लेने से। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो ऐसी बात जो 2020 में हुई थी उसके विपरीत उन्होंने जो 21-22 का सेशन है उसके लिए यह रिजर्वेशन इस टाइप का जो है वो अभी चालू कर दिया है। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जो देश के जो पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली साउंड जो लोग हैं, या जो भी सरकार है, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य करती है हमेशा। अगर रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो
50% का है, कई राज्यों में ये 50% से ऊपर है। तमिलनाडु जैसे स्टेट में यह 75% तक चला गया है। और ऐसी स्थिति में जो रिजर्वेशन देने का कोई अगर क्राइटेरिया नहीं बचा है तो इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालांकि एक राज्य के लिए उसके स्टेट के जो लोग हैं उनकी अवश्य ही प्रायोरिटी है, लेकिन एजुकेशन को इस प्रायोरिटी से ना जोड़ा जाए, बल्कि रिसोर्स का जो पैटर्न है उसके लिए स्टेट को प्रायोरिटी दी जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस तरीके के कार्य किए बिना। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये न्यूज़ भी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के चलते जो सीए के जो स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राहत दी है और उनको कहा है कि अगर वो जुलाई में जो उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर वो उनको नहीं दे पाते हैं, उनके फैमिली में कोई कोविड-19 का पेशेंट है या वो खुद भी अगर कोई कोविड-19 के पेशेंट है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इस सेशन के एग्ज़ाम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, इसका मतलब वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और जो ICAI जो इसकी अथॉरिटी है उसको भी डायरेक्शन दिया है। दूसरी ओर अगर कोई पेशेंट इसके बाद में उनको अगर कोविड हो जाता है और वो पेपर देने के लिए आना चाहते हैं, या कोई नॉर्मल पर्सन पेपर देने आता है, तो उसको RT-PCR की जो रिज़ल्ट है वो नेसेसरी नहीं होगा। ICAI ने ये कहा था कि वो इस प्रकार के टेस्ट को नेसेसरी करेंगे और उन्हीं को ही एग्ज़ाम देने देंगे। उसे भी इन्होंने मना कर दिया है कि RT-PCR टेस्ट को आप मैंडेटरी नहीं करेंगे। दूसरी ओर जो सेंटर को चेंज करने को लेकर जो बात कही गई थी कि जो सेंटर को अगर कोई स्टूडेंट चेंज करना चाहता है तो वो भी चेंज स्टूडेंट कर सकता है। इसके में जवाब में ICAI ने कहा था कि जो सेंटर है वो उनके द्वारा खुद चेंज करके बता दिया जाएगा दूसरा सेंटर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सेंटर है वो स्टूडेंट के द्वारा खुद ही तय किया जाएगा कि वो पास के किस सेंटर में जा सकता है। अगर वो लॉजिस्टिकली मतलब अगर उसके पास में साधन नहीं है कोई भी किसी भी सेंटर पे जाने के लिए, तो ऐसे में जो सेंटर है वो खुद ही चूज़ करेगा कि वो कौन सा सेंटर पे जा सकता है। इस प्रकार की आज़ादी जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जानी चाहिए, तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो अब देखेंगे कि जो 3,74,230 कैंडिडेट्स हैं वो 27 जून को जो होने वाला है उसमें 2,82,000 कैंडिडेट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसका मतलब ये इतने जो बच्चे हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड उन्होंने किया है तो वो पेपर देने जाएंगे। इसके बाद भी 3,74,000 में से 282 ने ही डाउनलोड किया है, तो अभी काफ़ी बच्चे ऐसे बच गए हैं जो एग्ज़ाम देने की स्थिति को लेकर संशय में हैं। तो उनके लिए ये जो राहत है जो CA स्टूडेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान की है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आपको ध्यान है कि हाल ही में जो भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की थी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को लेकर 2021 को उसमें संशोधन किया था और ट्रांसपेरेंसी को लेकर नए रूल्स जारी किए थे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें फॉलो करते हुए जो गूगल ने अभी को मंथली डाटा प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 59,350 पोस्ट जो हैं वो अप्रैल के मंथ में हटाए हैं जो कि इरेलेवेंट थे। इसमें से जो 27,762 जो कंप्लेंट्स थी वो इंडिया से हुई थी, जिन्हें कि अभी रिज़ॉल्व किया गया है और रिमूव किया गया है, ऐसी बात इस डाटा में बताई गई है। और कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इसे बताया है, जो मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो भारत सरकार ने अपने नई गाइडलाइन में देने को कहा था, उसी को लेकर यह डाटा प्रस्तुत किया है गूगल ने। और इस गाइडलाइन में जो कहा गया था कि जो 50 लाख से यूज़र जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैं इंडिया में, उन प्लेटफॉर्म्स को यह रूल मानना होगा और उनको मंथली अपना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उसमें बताना होगा कि कितनी कंप्लेंट उन्हें भारत से मिली थी और कितनी कंप्लेंट को उन्होंने रिज़ॉल्व किया है। तो इसी के अगेंस्ट में इन्होंने ये डाटा प्रस्तुत किया है और बताया है कि 27,762 कंप्लेंट जो भारत से उन्हें मिली थी उनको रिज़ॉल्व कर दिया गया है। उसमें कई प्रकार की कंप्लेंट थी, जिसमें कॉपीराइट से रिलेटेड कंप्लेंट थी, ट्रेडमार्क से रिलेटेड थी, डिफेमेशन से थी, काउंटरफिट से थी और सर्कमवेशन से थी। इनसे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन इन्होंने किया है और उससे रिलेटेड जो
पोस्ट थी 59,350 पोस्ट, उनको रिमूव किया है। तो आप देखिए गूगल ने जो भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है। और दोनों गूगल ने शुरू में भी कहा था कि जो सोशल मीडिया जो कंटेंट होता है उनके ऊपर हम सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। लेकिन जो यूट्यूब उनका एक प्लेटफॉर्म है, उसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही माना गया है, जिस पर लोग अपने कंटेंट को जो शेयर करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंगली ये डाटा प्रस्तुत किया है, और ये डाटा मंथली प्रस्तुत किया जाएगा सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स को जिनके भारत में 50 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके यूज़र हैं, उनको यह डाटा प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार गूगल ने यह डाटा प्रस्तुत किया है। कुछ डाटा है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन है, उस यूरोपीय यूनियन ने कुछ दवाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। और उसने कहा है कि जो कोविड-19 की जो दवाइयाँ हैं उसमें 4 दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर कोई कंट्री से आने वाला अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन अगर उन दवाइयों को लेकर आता है तो वो यूरोपियन यूनियन में एंटर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी और दवाई को अगर उन्होंने लिया हुआ है और अगर वो यूरोपियन यूनियन में आना चाहते हैं तो वो यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो कोविशील्ड इंडिया में जो बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, इन दोनों ही वैक्सीन्स को इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और इंडिया में जो ये दोनों वैक्सीन लग रही हैं उनको यूज़ में लेकर अगर कोई व्यक्ति यूरोपियन यूनियन में जाने की कोशिश करेगा तो उसे यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसी को लेकर यह आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें कि ग्रीन पास की जो फैसिलिटी है, वो ग्रीन पास का जो स्टैट्यूट है वो 1 जुलाई से यूरोपियन यूनियन में लागू हो जाएगा। इस यूरोपियन यूनियन की ग्रीन पास स्टैट्यूट में यही है कि जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन में जो 4 वैक्सीन इन्होंने इंक्लूड किया है, उन 4 वैक्सीन में एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो भी है, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जो कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसी बात को लेकर जो गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन को अप्रोच किया है और मिस्टर जयशंकर जो हैं उन वहाँ के जो कंसर्न पर्सन हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने यह आग्रह किया है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से कि वो इन दोनों मेडिसिन्स को अपने इस डाटा में शामिल करें। और भारत से जो भी लोग यूरोपियन यूनियन में आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के हिसाब से हों, स्टूडेंट हों, या फिर कोई बिज़नेस के हिसाब से आए हों, तो उन्हें आने की छूट दी जाए और ग्रीन पास उनके लिए अलाउ किए जाए यूरोपियन यूनियन में। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। और ग्रीन पास को लेकर यही प्रोटेस्ट अभी शुरू भी किया गया है। और इस प्रोटेस्ट में जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक डिटेल क्लैरिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा भी इस प्रकार का एक डिटेल नोट जारी किया गया है, उसमें भी इसी प्रकार की बात कही गई है। लेकिन उन्होंने जो कोवैक्सीन को उन्होंने वहाँ पे अलाउ किया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है उसे अलाउ नहीं किया है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है यूरोपियन यूनियन में अभी पैदा हुआ है, और भारत सरकार के द्वारा इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और सर्टिफिकेट जो कोवैक्सीन के द्वारा प्रोवाइड होता है हमें वैक्सीन लगाने के बाद में, उस वैक्सीन को ही वैलिडेट करने की बात भी इसमें कही गई है कि इस तरीके की जानकारी आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो इस न्यूज़ में यही ग्रीन पास से रिलेटेड जो इशू है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, जो कैबिनेट है उसने भारत सरकार का जो कैबिनेट है उसने भारत नेट के लिए जो एक एक्स्ट्रा फ़ंड जो है उसको अप्रूव किया है। उस फंड में 19,041 करोड़ का जो फ़ंड है उसे अप्रूव किया है। भारत नेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें भारत के गाँवों को जो सुपर फास्ट नेट से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पीपीपी मॉडल पे यह काम करता है। पीपीपी मॉडल का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, जिसमें एक प्राइवेट फर्म जो गवर्नमेंट के साथ में अटैच होकर कार्य करती है। 16 ज़िलों में यह जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, जिसमें केरला, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश मुख्य हैं। तो इसी प्रकार से जो इसमें टोटल जो एक्सपेंस होने वाला है इन 16 स्टेट्स में वो 29,430 करोड़ रुपए का माना जा रहा है, जिसमें से 19,041 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किए गए हैं जो भारत नेट को सुदृढ़ करने में और इसे डेवलप करने में काम में लिए जाएंगे। दोस्तों ये तो कुछ विशेष बातें थी भारत नेट में जो अभी न्यूज़ चल रही है उसके रिलेटेड। भारत नेट से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जो भारत नेट परियोजना है उसका जो पुराना नाम था वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, और भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसमें जो नेट की स्पीड होगी वो 2 से 20 Mbps तक की होगी, जिसमें जिला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के द्वारा ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा इस परियोजना को जो वित्त पोषित किया जा रहा है, मतलब जो इसमें जो फ़ंड अवेलेबल किया जा रहा है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड है। इसका मतलब यह है कि जो इसमें जो फ़ंड अवेलेबल कराया जा रहा है वो केवल इसी परियोजना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थाओं को सुलभ जो ब्रॉडबैंड सेवाएं वो उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो ये नेट पहुंचाया जाएगा उसमें वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, और गांव में इंटरनेट पहुंचाने के बाद निजी सेवा प्रदाता को भी मौके मिलेंगे जिससे कि वो उसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके अपनी सेवाएं भी उस एरिया में प्रोवाइड करा सकेगा, जिससे कि स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में जो इंटरनेट का उपयोग होगा और वहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन को लेकर जो सुविधाएं उपयोग में ली जा रही हैं उन सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा। और भारत नेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जो उसमें ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अलावा भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य को अभी एक्सटेंड किया गया है और इस लक्ष्य को के द्वारा जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अभी उपलब्ध कराई जाएगी। और इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध होने से जो वहाँ की जो लोग हैं वो डिजिटलाइजेशन को उपयोग में ला सकेंगे और डिजिटल भारत की तरफ जो भारत है वो अग्रसर हो चुकेगा। तो जो भारत की बहुत ही बड़ी परियोजना है और इस परियोजना में जो काफ़ी ब्रॉड लेवल पर कार्य हो रहा है और काफ़ी पंचायतों को इसके द्वारा जोड़ा भी गया है। तो भारत नेट परियोजना के संबंध में ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो बात की जा रही है वो कोविड-19 से जो डेथ हो रही है उनके डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की है और उसमें कहा है कि कोविड से रिलेटेड जो डेथ हो रही हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोविड-19 डेथ के रूप में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो कोविड-19 से डेथ हो रही थी उनका नंबर कम करने के लिए जो अथॉरिटीज़ थी उनके द्वारा इनका जो रजिस्ट्रेशन था वो अदर डिजीज़ के रूप में किया जा रहा था और जो कोविड से जो डेथ हो रही थी उसे छुपाया जा रहा था। इसके बाद में कुछ समय बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और कहा कि जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो रही है उनका सही डाटा प्रोवाइड कराएं, तो सही डाटा प्रोवाइड कराने के बाद में जो कोविड-19 से के अलावा जो डेथ हो रही थी चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो या कोई भी डिजीज़ हो, अगर किसी पेशेंट को कोविड-19 हो गया है उसके बाद में अगर उसकी मौत हार्ट डिजीज़ से हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कोविड-19 में किया जाता था। तो इसके पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को गाइडलाइन दी और ये कहा कि कोविड-19 से जिनकी भी मृत्यु हो रही है उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। तो कंपनसेशन प्रोवाइड कराने की स्थिति में जो सरकार ने फिर से कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हो रही है उनको फिर से जनरल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है, जिससे कि वो कोविड-19 की मौत नहीं दिखाई दे और जो कंपनसेशन का जो चक्कर है उसमें नहीं पैदा हो। ऐसी स्थिति अभी कई राज्यों में पैदा हो रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इश्यू करी है कि जो कोविड-19 से जो भी डेथ हो रहे हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कोविड-19 के तौर पे ही किया जाना चाहिए और अथॉरिटीज़ को ये क्लियर गाइडलाइंस मिली होनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन मिले होने चाहिए कि जो भी
कोविड से अगर ठीक होने वाले पेशेंट भी अगर बाद में महीने 2 महीने बाद में भी अगर कोविड-19 से मर जाते हैं, या कोविड-19 का पेशेंट अगर किसी और बीमारी के थ्रू अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो भी उनका रजिस्ट्रेशन कोविड-19 में ही किया जाएगा। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और सभी अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो इस एक्यूरेसी को बनाए रखे और किसी भी प्रकार का जो मैनिपुलेशन है वो नहीं करें, क्योंकि कोविड-19 में कई लोग हैं जिनके साथ में बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी हुई हैं, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, इसका किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सबके साथ में अगर किसी का परिवार का अगर कोई सदस्य जाता है तो उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को इशू किया है और कहा है कि जो सेंटर को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, और डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको दूर करना चाहिए, और एक प्योर सिनेरियो क्रिएट करते हुए इन सर्टिफिकेट को इशू करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आज के इशू में जो कथकली डांस है, उस डांस के ऊपर एक काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल वहाँ पर प्रकाशित हुआ है, और कथकली डांस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कथकली अभिनय और नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। इसमें अभिनय भी आता है, नृत्य भी किया जाता है, साथ में संगीत भी बनता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। यह एक मूकाभिनय है। इसका मतलब इसमें कुछ जो अभिनय किया जाता है वो शांति से किया जाता है, कुछ बोला नहीं जाता, जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के द्वारा जो अभिनेता अपनी प्रस्तुति देते हैं, इसे मूकाभिनय कहते हैं। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है, तथा देवताओं तथा राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मुखौटे का प्रयोग जो कथकली में किया जाता है, बेसिकली केरल का यह नृत्य माना जाता है। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाट्य जैसे चकरीकोथु, कोटियाट्टम, मुडियाट्टू और थियाट्टू, थेयम, सत्ताकली, कृष्णाट्टम, रामाट्टम आदि कथकली की ही देन है। और ये जो डांस हैं इनके उपनामों को भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें मुख्य नर्तक जो होता है वो पुरुष ही होता है, जिसमें मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपी कृष्णन, वी.एन. मेनन आदि जो प्रमुख हैं, ये प्रमुख वहाँ के लोग हैं, इनके द्वारा इस किरदार को निभाया जाता है। तो कथकली के संबंध में कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी बार प्रीलिम्स में जो कल्चर एंड आर्ट है, उस कल्चर एंड आर्ट जो सेक्शन होता है उसमें इस क्वेश्चन इस प्रकार के डांस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, भारत के जो शिक्षा विभाग हैं, केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग ने एक यूडाइस की रिपोर्ट जारी की है, जिसे यूडाइस प्लस कहा जाता है, जो कि शिक्षा के लिए एक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली होती है। इसमें जो हर ज़िले पे जो भी स्कूल होते हैं उन ज़िलों को और पर्टिकुलर उन स्कूल्स को एक यूडाइस कोड दिया जाता है, जिसे डाइस कोड कहते हैं। और ये प्रणाली अभी और भी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है, जिसे कि यूडाइस प्लस कहा जाता है। और यूडाइस प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 2012-13 से शुरू की गई स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल और 9.4 मिलियन शिक्षक और लगभग 250 मिलियन बच्चे शामिल हैं। और यूडाइस प्लस जो है यूडाइस का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है, और जिसे यूडाइस प्लस कहा जाता है। इसके कुछ डाटा आज प्रकाशित हुआ है जो इस प्रकार है। यूडाइस प्लस 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल जो नामांकन अनुपात था वो 2018-19 की तुलना में सुधरा है। और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है, जो पीटीआर जिसे कहा जाता है, उसमें सुधार हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो प्रत्येक शिक्षक पे जो छात्र असेंबल्ड होते हैं, जो एक शिक्षक पे जितने छात्र प्रदान किए जाते हैं, उनका जो रेशियो होता है उसे पीटीआर कहा जाता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक जो लड़कियों का नामांकन था वो 12.8 करोड़ से अधिक है। इसमें 2018-19 की तुलना में
जो 14.8 लाख की वृद्धि हुई है, और 2012-13 के से 2019 बीच के मध्य में जो है इसमें लिंग समानता सूचकांक जो है जेंडर जीपीआई है उसमें भी सुधार हुआ है। और जेंडर जीपीआई का मतलब होता है लिंग समानता सूचकांक का मतलब होता है कि जो कोई विद्यालय है उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो अनुपात किस प्रकार का है इस और कितना है उसका जो अनुपात होता है उसे जीपीआई कहा जाता है, लिंग समानता अनुपात कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लड़की और लड़कों का जो रेशियो है उनकी जो समानता है उसका स्तर भी बढ़ा है। इसके अलावा यूडेस प्लस की रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 19 बिल में चालू बिजली, चालू कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा हाथ धोने की जो सुविधा है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जो सुविधा हैं उसमें भी सुधार किया गया है। और एक वर्ष 1920 से भारत में जो 90% से अधिक जो स्कूल हैं उसमें हाथ धोने की सुविधा, सैनिटाइजेशन की सुविधा हो गई है। ये आंकड़ा जो 2012-13 में था वो 36.3% ही था। इसके अलावा स्कूलों से जो ऑनलाइन डाटा संग्रहण करने की जो प्रणाली विकसित की गई है उसमें भी जो 18-19 के अनुसार ये डाटा था उस डाटा को ब्लॉक और जिला स्तर पर बाद में फिटिंग से संबंधित समस्याओं को दूर किया है। और 2012-13 की जो यूडीआई है यूडाइस जो डाटा प्रणाली इसमें इस्तेमाल की गई थी उससे बेटर इसको बताया जाता है। और जो मौजूदा जो संदर्भ है उसमें 2019 में यूडाइस प्लस डाटा का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ डाटा हैं जो अभी प्रकाशित किए हैं भारत सरकार ने यूडाइस प्लस को लेकर। ये डाटा है जो कि मेन से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो उससे रिलेटेड इसमें ये डाटा आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर भारत में एजुकेशन के स्तर की अगर बात की जाए, उसकी स्थिति की बात की जाए तो भी यह डाटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के न्यूज़ ब्रीफिंग में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।